हे गाइस, दिस इज सुमित। वेलकम बैक टू आवर चैनल सी एडवाइजरी इंडिया। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कुछ दिन पहले ही सीबीडीटी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 का सीआईआई नोटिफाई कर दिया, तो उसी के बाद ये वीडियो बनाया मैंने आपके लिए, ताकि आप कैपिटल गेन लॉस की वर्किंग सीख सको, सीआईआई क्या होता है उसके बारे में जान सको और इनकम टैक्स में कैसे यूज़ होता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा मैं कि इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं और सीआईआई का क्या यूज़ होता है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज सीआईआई? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज यूज टू एस्टिमेट द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड एसेट्स ईयर बाय ईयर ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो सीआईआई जो होता है वो एक एस्टिमेट होता है गुड्स और एसेट्स के प्राइसेस में नॉर्मली कितना इंक्रीज़ हुआ है साल दर साल इन्फ्लेशन की वजह से। उस एस्टीमेट को सीआईआई कहते हैं। वाई इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कैलकुलेटेड? सीआईआई इज कैलकुलेटेड टू मैच द प्राइसेस टू द इन्फ्लेशन रेट। इन सिंपल वर्ड्स, एन इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट ओवर टाइम विल लीड टू अ राइज इन द प्राइसेस। तो इन्फ्लेशन आप जानते हो, इन्फ्लेशन रेट होता है हर साल, जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी चीज़ के दाम कितने बढ़ घट रहे हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इसीलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन रेट का एक एस्टीमेट ले सकें हम इनकम टैक्स की वर्किंग में अपनी कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए। हु नोटिफाइज द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स? द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइज द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बाय नोटिफाइंग इन द ऑफिशियल गैजेट। सेंट्रल गवर्नमेंट सीआईआई नोटिफाई करती है ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। हर साल अलग अलग होता है ये, और जैसा कि मैं बताया आपको, फाइनेंशियल ईयर 2021 का भी 2-3 दिन पहले ही सीआईआई नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सीबीडीटी ने। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है 75% ऑफ द एवरेज राइज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कैलकुलेट कैसी करती है गवर्नमेंट? वो निकालती है 75% ऑफ एवरेज राइज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जितना भी एवरेज इंक्रीज़ हुआ उसका 75% हम निकालते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो होता है सीआईआई। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंपेयर्स द करेंट प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच रिप्रेजेंट द इकोनॉमी with the cost of the same basket of goods and services in the previous year to calculate the increase in prices. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंपेयर करता है गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को पिछले साल के प्राइसेस से। उस कंपैरिजन में निकलता है कि हमारा प्राइस इंडेक्स क्या है, प्राइस कितना बढ़ा कितना घटा अलग अलग चीज़ों का, और उसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकाला जाता है, जो हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। सीआईआई की टेबल देख सकते हो आप। 2001 एंड 2 बेस ईयर है जब से सीआईआई स्टार्ट हुआ, तो उस साल का सीआईआई 100 है, और उसके बाद धीरे धीरे हर साल बढ़ता गया, और 2019-20 में सीआईआई है 289। बेस ईयर का कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, बेस ईयर क्या होता है। फिलहाल हम ऐसे देख सकते हैं कि सपोज 2001-2 में सीआईआई है 100, 2002-3 में सीआईआई है 105। इसका मतलब है कि 5% इन्फ्लेशन को जस्टिफाई करता है ये सीआईआई, कि जो भी गुड्स के प्राइसेस थे या एसेट्स के प्राइस थे उसमें 5% का इन्फ्लेशन सिग्निफाई करता है ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। हाउ इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज्ड इन इनकम टैक्स? इनकम टैक्स में कैसे यूज़ करते हैं हम सीआईआई को? तो लॉन्ग टर्म एस कैपिटल एसेट्स व्हेन परचेज्ड आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट इन बुक्स टू बेनिफिट द टैक्स पेयर्स। Cost inflation index benefit is applied to the long-term capital assets, due to which purchase cost increases, resulting in lesser profits and lesser taxes. तो cost inflation index हम income tax में यूज़ करते हैं long term capital assets के सेल परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए, और उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल गेन निकाल के। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जनरली वो होते हैं जिनको 36 मंथ से ऊपर हो गया होता है हमारी पोजीशन में। तो सपोज़ मैंने आज 1 अप्रैल 2016 को कोई एसेट परचेज़ की, और 1 अप्रैल 2021 को मैं उस एसेट को बेचने जा रहा हूँ, तो मैंने उस एसेट को 5 साल अपने पास रखा, यानी कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है मेरे लिए। और सीआईआई हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की सेल जब होती है तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं इनकम टैक्स में। सीआईआई से बेनिफिट होता है इनकम टैक्स पेयर्स को, क्योंकि
जिस साल जब आप कोई एसेट परचेज़ करते हो, सपोज़ आपने कोई एसेट 100 रुपीज़ पे परचेज़ की 2010 में, अब उस एसेट को आप बेचने जा रहे हो 2020 में, और 2020 में आपने उस एसेट को बेचा 500 रुपीज़ में। तो अगर CII नहीं होता तो आपका जो प्रॉफिट होता, कैपिटल गेन होता, वो कितना आता? 500 माइनस 100 रुपीज़ यानी 400। CII होगा तो ये 100 रुपीज़ इन्फ्लेशन का रेट कंसिडर करके CII के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा कि 2020 में अगर मैं ये एसेट खरीदूं तो कितने की मिलेगी मुझे। तो 100 रुपीज़ सपोज 2020 में CII वर्किंग के थ्रू आती है कि वो 100 रुपये का सामान आज मेरे को 220 रुपये में मिल रहा है बाज़ार में, तो मेरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी 220 रुपये, और मैं जो इनकम टैक्स के लिए कैपिटल गेन कैलकुलेट करूँगा वो करूँगा 500 सेल प्राइस माइनस 220 रुपये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ना कि 100 रुपये मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इससे टैक्स पेयर को बेनिफिट मिला, उनका कैपिटल गेन कम आया और अल्टीमेटली उस पर टैक्स कम लगेगा। अब बात करते हैं बेस ईयर की। द बेस ईयर इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एंड हैज़ इंडेक्स वैल्यू एज 100. Index of all other years is compared to the base year to see the increase in inflation percentage. तो जैसा मैंने आपको अभी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके दिखाया था कि 5% कैसे आता है, वह बेस ईयर होता है फर्स्ट ईयर CII का, जिसकी इंडेक्स वैल्यू होती है 100। आगे साल दर साल वो CII बढ़ता रहता है। 19-20 में जैसे हम आगे 289 हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो CII नोटिफाई हुआ है अभी 2 दिन पहले, वो है 301 301। तो अगर हमें ये देखना हो कि 2001 से लेके 2020 तक का इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया इन्फ्लेशन, तो आप सिंपली उन दोनों सालों के CII को कंपेयर कर लो। सपोज़ 2001-2 का CII है 100 रुपीज़ और 2020-21 का CII आया 300 रुपीज़, 300। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन है टोटल 20 साल का। फॉर एनी कैपिटल एसेट परचेज्ड फ्रॉम बिफोर द बेस ईयर, परचेज प्राइस विल बी टेकन एज हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर का मेन कंसेप्ट ये है कि जो भी एसेट मैंने बेस ईयर के पहले परचेज किए हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए 2 फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे मुझे। पहला फैक्टर होगा आपका एक्चुअल कॉस्ट, कि आपने एक्चुअली में कितने पैसे दिए उस एसेट को खरीदने के लिए, और दूसरा फैक्टर होगा फेयर मार्केट वैल्यू उस एसेट का ऑन फर्स्ट डे ऑफ बेस ईयर, यानी 1 अप्रैल 2001 को उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी। ये क्यों किया जाता है, बेस ईयर का कंसेप्ट क्यों आया है ऐसा? तो पहले जो बेस ईयर था वो 1981 था, उसको कुछ साल पहले 2001 शिफ्ट किया गया। वो शिफ्ट करने का मेन पर्पज़ ये था कि 1981 की फेयर मार्केट वैल्यू निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो काफ़ी पुराना टाइम है और उस साल के लिए फैक्टर्स कंसिडर करना रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था फेयर मार्केट वैल्यू निकालने में। इसलिए बेस ईयर को शिफ्ट किया गया 1981 से 2001। अब 2001 से पहले अगर मैंने कोई एसेट परचेज़ किया, सपोज़ मैंने कोई घर खरीदा 1995 में 1 लाख रुपए में, और उस घर की फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को हो गई है 2 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए बढ़ गई 5 साल में। अब मैं 2019-20 में उस घर को बेचने जा रहा हूँ, वो घर मैंने आज बेचा है 20 लाख रुपए में। तो जो मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करूँगा कैपिटल गेन कैलकुलेशन के लिए, वो होगा एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, इन दोनों में से जो भी हाईयर होगा। तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट 1995 की है 1 लाख रुपए और फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की है 2 लाख रुपए। इन दोनों में हाईयर क्या हुआ? 2 लाख रुपए। तो अब 1920 फाइनेंशियल ईयर में मैंने जब एसेट को बेचा तो मेरे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए मैं 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूँगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू है। होप्स आपको समझ आया हुई, और बाकी नहीं तो वीडियो के एंड में एक एग्जांपल दूंगा मैं, उससे बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं CII के लिए। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन द विल, CII हैज़ टू बी टेकन फॉर द ईयर इन विच द प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड। एक्चुअल परचेज ईयर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ टू बी इग्नोर्ड। अब विल में हमें कहीं से किसी विल में कोई प्रॉपर्टी रिसीव होती है हमें, तो CII हम उस साल का लेंगे जिस साल में हमें प्रॉपर्टी रिसीव हुई। जिस साल में वो प्रॉपर्टी खरीदी गई वो मैटर नहीं करता।
एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। सपोज़ मिस्टर एक्स हैं और उनके सन है मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स ने एक एसेट परचेज़ की 1980 में, एक घर खरीदा 1980 में उन्होंने 1 लाख रुपए का, और अपनी विल में वो घर उन्होंने अपने बेटे मिस्टर वाई के नाम कर दिया। उनकी डेथ हुई 2005 में, और उनकी डेथ के बाद उनकी विल के अकॉर्डिंग वो घर उनके बेटे को मिल गया, मिस्टर वाई को। तो अब मिस्टर वाई अब फाइनेंशियल ईयर 1920 में उस घर को बेच देते हैं। तो जब मिस्टर वाई उस घर को बेचेंगे, ऑब्वियसली बात है कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा इनकम टैक्स निकालने के लिए। तो अब जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो मैं उस साल की लूँगा, उस साल के अकॉर्डिंग लूँगा जिस साल वो घर मिस्टर वाई को रिसीव हुआ एक्चुअली में। जिस साल उनके पापा ने वो घर खरीदा वो साल मैटर नहीं करता सीआईआई के लिए। तो 1980 में उनके फादर ने, मिस्टर एक्स ने घर खरीदा था, वो साल हम इग्नोर कर देंगे। 2005 में आके वो घर मिस्टर वाई को रिसीव हुआ, जिनकी इनकम हम कंप्यूट कर रहे हैं कैपिटल गेन। तो 2005 का सीआईआई देखा जाएगा उस घर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए। अब सेकंड पॉइंट है इग्नोर द इम्प्रूवमेंट कॉस्ट इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। तो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट होती है कैपिटल गेन कैलकुलेशन में जो मेरे किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की वैल्यू में परमानेंटली इंक्रीज़ कर दे। तो सपोज़ मेरे पास एक घर है, मैंने उस घर में रेनोवेशन करवाया, 1 मंजिल और बनवा दी, 2 मंजिल का था 1 मंजिल और बनवा दी, 3 मंजिल का घर बनवा दिया। तो वो जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है उससे मेरे घर की लाइफ बढ़ी, वो परमानेंट इम्प्रूवमेंट होगा मेरे एसेट में, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में, और उसको मैं कंसिडर करूँगा अपनी कॉस्ट में कैपिटल गेन निकालते वक्त। जो जब भी मैं उस घर को बेचूंगा तो मैं 2 कॉस्ट लूँगा, एक जब मैंने उसे ख़रीदा वो वाली कॉस्ट, या फिर बना कंस्ट्रक्ट किया वो वाली कॉस्ट, और दूसरा जब मैंने ये तीसरी मंजिल कंस्ट्रक्ट की यानी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मेरी। इन दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करके टोटल कॉस्ट निकालूंगा मैं और उसको कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करूँगा। अब हम इम्प्रूवमेंट कॉस्ट किसी भी एसेट में 1 अप्रैल 2001 से पहले की इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से हमारा बेस ईयर स्टार्ट होता है 2001-2, और ये अज्यूम किया जाता है कि बेस ईयर के सीआईआई में, बेस ईयर का सीआईआई जब से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले की सारी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट आपके एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू में इंक्लूडेड होगी। तो सपोज़ जब भी आपका एसेट 1980s का परचेज्ड है और आप उसे 2020 में आके बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड की जाएगी 1 अप्रैल 2001 को जो होगी। और 1 अप्रैल 2001 को जब मैं फेयर मार्केट वैल्यू निकालूंगा तो उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी इंक्लूडेड होगी। तो वापस से कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऐड करने से डबल बेनिफिट हो जाएगा टैक्स पेयर के लिए एंड टैक्स लॉस होगा सरकार के लिए। इसीलिए इम्प्रूवमेंट कॉस्ट जो होती है 1 अप्रैल 2001 से पहले की वो इग्नोर की जाती है, उसके बाद वाली ऐड की जाएगी कैपिटल गेन कैलकुलेशन के लिए। थर्ड पॉइंट है इंडेक्स बेनिफिट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड्स और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई। तो सीआईआई यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की सेल परचेज में। 2 एक्सेप्शन है इसके, इन दोनों केसेस में मिलेगा सिर्फ, बाकी किसी केस में नहीं मिलेगा। एक है कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड्स और दूसरा है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। अब देख सकते हो आप स्क्रीन पे इंडेक्सेशन वर्किंग कैसे होती है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक फॉर्मूला है और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का एक फॉर्मूला है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ सेल, जिस साल मैंने एसेट बेची उस साल का सीआईआई, डिवाइडेड बाय सीआईआई फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच एसेट वाज हेल्ड बाय द एसएससी और ईयर 2001-2 विच एवर इज लेटर। यानी कि अगर मैंने एसेट 1980 में खरीदी तो 1980 या फिर 2001-2 जो भी साल बाद में आया उस साल का सीआईआई देखेंगे। ऐसे ही इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ सेल, जिस साल एसेट बेची उस साल का सीआईआई, और सीआईआई फॉर द ईयर इन विच एसेट इम्प्रूवमेंट वाज डन, जिस साल मैंने इम्प्रूवमेंट पे खर्चा किया उस साल का सीआईआई। अब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एक केस है, राहुल ने कैपिटल एसेट परचेज किया फाइनेंशियल ईयर 1997-98 में 1 लाख रुपए का। उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को थी 1.5 लाख रुपए। तो आप जानते हो कि ये एसेट परचेज की गई है बेस ईयर के पहले यानी 2001-2 के पहले। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उसमें 2 फैक्टर्स कंसिडर होंगे।
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि 1 लाख रुपए, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की यानी कि 1.5 लाख रुपए। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, यानी कि 1.5 लाख रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। अब एसेट बेच दी गई फाइनेंशियल ईयर 12-13 में फॉर ₹4 लाख, 4 लाख रुपए में वो एसेट बेच दी गई, और जिस साल वो एसेट बेची गई यानी फाइनेंशियल ईयर 12-13 में, उस साल का CII था 200। तो अब जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी वो निकलेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि 1.5 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ सेल यानी कि 200 डिवाइडेड बाय CII फॉर द बेस ईयर, क्योंकि वो एसेट जो है वो बेस ईयर के पहले परचेज की गई है तो CII बेस ईयर का लेंगे यानी कि 100। आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है 3 लाख रुपए। कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि 4 लाख रुपए माइनस 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन आता है। अब आप इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से देख सकते हो कि बेनिफिट कितना मिला टैक्स पेयर को CII की वजह से। सपोज CII नहीं होता यहाँ पे, तो हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती वो होती 1 लाख रुपए, जितना पैसा मैंने एसेट खरीदने में लगाया, और एसेट बेची मैंने 4 लाख रुपए में, तो मेरा कैपिटल गेन होता 4 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 3 लाख रुपए। और CII के बाद मेरा कैपिटल गेन आया है 1 लाख रुपए। मेरी इनकम में 2 लाख का फ़र्क हो गया, मेरे टैक्स में 2 लाख पे कम टैक्स देना पड़ेगा मुझे। सीधा सीधा बेनिफिट मिला मुझे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का। तो ये था आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में सब कुछ, उसकी वर्किंग कैलकुलेशन। अगर फिर भी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो कमेंट में देना, कोशिश करूँगा जितनी जल्दी आंसर कर सकूँ। और अगर आपको इनकम टैक्स, कैपिटल गेन कैलकुलेशन या कुछ भी रिलेटेड पेड सर्विसेज चाहिए हो तो आप CA एडवाइजरी इंडिया को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे हैं, आपकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो या फिर ईमेल ड्रॉप कर सकते हो। या फिर अगर बिजनेस इनकॉर्पोरेशन, GST, इनकम टैक्स एडवाइजरी, फंडिंग, ट्रेडमार्क रिलेटेड कोई सर्विसेज आपको चाहिए हो तो भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल, व्हाट्सएप, वेबसाइट विजिट और ईमेल, एनीथिंग। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। दिस इज सुमित साइनिंग ऑफ। बाय।